दोस्तों, हिंदी साहित्य में भाषा विज्ञान से एक प्रश्न बहुत ही अनिवार्य हो जाता है और उसे आप एक प्रश्न के रूप में ना देख करके एक पूरा यूनिट देखें, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और तब वह 3 टॉपिक का रूप ले लेता है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। इन तीनों में से हर बार 2 प्रश्न समझ लीजिए कि पूछा जाना तय है। इसलिए चाहे आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप पीसीएस की परीक्षा, इनको पूरी तरह से तैयार करके जाएं। आप ऐसे समझें कि इनमें 2 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। एक तो इनकी विशेषताएं पूछी जाएंगी आपसे कि भाई ब्रज की विशेषता बताएं, खड़ी बोली की विशेषता बताएं, अवधि की विशेषता बताएं। और एक दूसरा प्रश्न कि इन पर तुलनात्मक चर्चा, तो तुलनात्मक चर्चा के रूप में भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों, इन्हीं में विशेषता भी है, इन्हीं में तुलना भी है। खूब इत्मीनान से इनको देखिए। अवधि का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से रहा है, यानी अवधि पूर्वी हिंदी की बोली रही है। जो ब्रजभाषा है वह पश्चिमी हिंदी की बोली रही है और खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली रही है। यानी ये विशेषता भी हो गई और तुलना भी। अवधि की सबसे बड़ी विशेषता या पहचान क्या है? यह पूर्वी हिंदी की बोली है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है और खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी की। इसका अर्थ है कि दोस्तों, अवधि का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अवधि का जन्म किससे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और ब्रजभाषा का शौरसेनी अपभ्रंश से। इसका अर्थ है कि पश्चिमी हिंदी की ही बोली ब्रजभाषा है और पश्चिमी हिंदी की ही बोली खड़ी बोली, यानी दोनों का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। दोनों का जन्म किससे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। दोस्तों, जब आप भाषा की भूमिका लिखते हैं, विशेषता लिखते समय, तो सबसे पहले जन्म की जानकारी देते हैं। और मान लीजिए आपसे खड़ी बोली की भूमिका पर प्रश्न आए तो आप क्या लिखेंगे? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है जिसका जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है जिसका जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से। और अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है, इसका जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से। दोस्तों, अवधि की कुछ उपबोलियां विकसित हुई, जैसे बनौंधी, जैसे बैसवाड़ी, जैसे पूर्वी अवधि। याद रखिए, ये उपबोलियां हैं अवधि की। ऐसे ही ब्रजभाषा की भी कुछ उपबोलियां विकसित हुई। तो ब्रजभाषा की उपबोलियों में नंबर 1 भूक्सा, नंबर 2 जदोवाटी, नंबर 3 मथुरही। मतलब आप 2-4 के नाम अगर या 1-2 के भी नाम हैं तो आप गिना सकते हैं। नंबर 4 ग्वालियरी,
नंबर 5 अंतर्वेदी, नंबर 6 डांगी, सिक्करवाड़ी, तोरावाटी, कई उपबोलियां ब्रजभाषा की विकसित हुई। और खड़ी बोली की उपबोलियों में सामान्यतः बिजनौरी, बिजनौर से बिजनौरी आदि की चर्चा की जाती है। दोस्तों, आइए अब इनकी जो तुलनागत विशेषताएं हैं उस पर बात करें। जो अवधि है वह उकार और आकार बहुल, यानी उकारांत और अकारांत बोली रही है। अंत में उ आता है या अंत में अ आता है, इसीलिए इसे अकारांत या उकारांत कहते हैं। कैसे? जैसे क्रियाओं में देखेंगे, सुनु कपि जिया करहूँ जनियूना, सुनु, हरहु नाथ दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा, देखिए बंदऊँ, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे तो देखेंगे, हो तु न आज्ञा बिनु, बिना नहीं बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, है ना। जैसे बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि, दीजिए नहीं देहूँ, देखिए उकार बहुल, अंत में उ या अंत में अ। कैसे? जाब, भैया हम जाब, करब, पढ़ब। तो अवधि कैसी है दोस्तों? इत्मीनान से देखिए, उकारांत या अकारांत, अंत में उ स्वर या अंत में अ स्वर। यदि बात करें ब्रजभाषा की, तो दोस्तों ब्रजभाषा उकार बहुल या ओकारांत है। अंत में ओ स्वर आता है। कैसे? जैसे देखिए, गयो, एक हुतो सो गयो श्याम संग, उधव नहीं ऊधो, आयो खायो, मैं नहीं माखन खायो, गयो भोर भयो, गयो गैयन संग, या भोर भय मधुबन पठायो, तो पठायो। व्यापारी नहीं व्योपारी, छोटा नहीं छोटो। देखिए, जाहिर सी बात है कि ब्रज के अंत में ओ स्वर है। गयो, खायो, आयो, खोटो, खरो, मीठो, है ना, लागो, भयो, छोटो, बड़ो, नीको। इसलिए जो ब्रज भाषा है वह ओकारांत या ओकार बहुल है। लेकिन दोस्तों जो खड़ी बोली है, यह खड़ी बोली, इसमें देखा जाए तो खड़ी बोली आकार बहुल है। खड़ी बोली कैसी है? आकार बहुल या आकारांत है। शब्दों के अंत में, क्रियाओं के अंत में, संज्ञाओं के अंत में आ स्वर देखेंगे आप। कैसे? जैसे आया, गया, खाऊंगा, जाऊंगा, भाया, हुआ, चला, देखा। तो देखिए, अब यहाँ से विशेषता के साथ तुलनात्मक चर्चा भी शुरू। अवधि उकार या अकार बहुल बोली रही है, अंत में उ स्वर आता है इसमें या अ स्वर। ब्रजभाषा ओकार बहुल रही है और खड़ी बोली आकारांत या आकार बहुल रही है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब यदि आगे देखें तो विशेषता भी मानिए, तुलना भी मानिए,
तीनों में अंतर भी, तीनों में तुलना भी। दोस्तों, जो अवधि है उसके विषय में यह माना गया कि इसमें जो री स्वर है उसके मूल रूप भी देखे गए और विकृत रूप भी देखे गए। कैसे? देखिए, अवधि में री स्वर या तो विकृत होकर के री और ई की तरह उच्चारित हुई या फिर मूल रूप में ही उच्चारित हुई। क्यों? संत तुलसीदास की जो अवधि रही है वह तत्समनिष्ठ रही है। कैसी रही है दोस्तों? तत्समनिष्ठ। तो तुलसी की अवधि में आप देखेंगे कि मूल रूप में भी है। कैसे? को नृप होए हमहि कहानी। समझिए, मृग करेक्ट है। और विकृत रूप में भी है। कैसे? जायसी भी तो अवधि का प्रयोग करते हैं सूफी धारा के। तो सूफी धारा के जायसी जैसे संतों ने विकृत प्रयोग किया। कैसे? देखिए, दृग से दीर्घ, वृक्ष से बीरछी, है या ना? अब यदि बात करें दोस्तों ब्रजभाषा में, तो ब्रजभाषा में भी री स्वर विकृत होकर के री की तरह दिखाई पड़ी, किंतु कहीं कहीं मूल रूप में, जैसे बिहारी वगैरह दरबारी कवि थे तो इनकी दरबारी कविता में री के मूल स्वर भी देखे गए। कैसे? जैसे दृग ऊर्झत टूटत कुटुम। बात को समझिए। जैसे सुब्रीत, देखिए यहाँ भी री का मूल स्वर है, किंतु री का यहाँ विकृत प्रयोग भी हुआ। कैसे? जैसे कृष्ण से किशन, समझिए, जैसे त्रिषा से तिरिषा। देखिए, है ना? तो री विकृत भी, कृष्ण से किशन विकृत भी और मूल रूप भी। दोस्तों, खड़ी बोली में जो री स्वर है वह र की तरह विकृत हुई। कैसे? घृत से घृत। देखिए, कृपा से कृपा, कृपा से कृपा। अरे हाँ या ना? तो तीनों बोलियों में री का प्रयोग देखा गया। अवधि में री का मूल रूप भी, विकृत रूप भी, ब्रजभाषा में भी मूल और विकृत, किंतु खड़ी बोली में री का ज़्यादातर विकृत रूप भी देखा गया। हाँ या ना? कई जैसे अमीर खुसरो के पदों में भी देखेंगे श्रृंगार की जगह श्रृंगार, है ना, ब्रजभाषा में। दोस्तों, अवधि में ऐ स्वर आई की तरह उच्चारित हुआ और औ स्वर औ की तरह। इसे स्वर संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर ऐ किसकी तरह उच्चारित हुआ? ऐ की तरह। कैसे? जैसे देखिए, चैत्र से चैत, है या ना? वैशाख से बैसाख। करेक्ट है। ब्रजभाषा में ऐ और औ स्वर हूबहू देखे गए, यानी इनके मूल रूप देखे गए, इनमें परिवर्तित नहीं हुआ। कैसे? जैसे खै हौं, देखिए दोनों का एक ही रूप।
हों, औ भी है, ऐ भी है। जय हों, दय हों, दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खे हों। मूरी के पातन को केना मुक्ता हल को दय हों। मधुबन जय हों मोरी बलैया, मैया हों तो चंद खिलौना लय हों। कृष्ण कहते हैं, देखिए ऐ स्वर भी है, औ स्वर भी है। तो ब्रजभाषा में ऐ और औ के मूल रूप देखे गए। खड़ी बोली में स्वरों के दीर्घ रूप टूट करके ह्रस्व में बदल गए। फिर से सुनिए, खड़ी बोली में दीर्घ स्वर टूट कर ह्रस्व में बदल गए, अर्थात ए में और ओ की तरह उच्चारित हुआ। इसलिए आप देखेंगे कि खड़ी बोली बोलने वाले पैर नहीं पैर बोलते हैं, है ना, औरत नहीं औरत, कैसी नहीं कैसी। ऐसे ही कौन नहीं कौन है भाई, कौन है। इसीलिए लौनी या लौन नहीं लोन, समझिए, मौन नहीं मौन हो गया तू। तो ए की तरह। इसलिए आप कई शब्दों में देखेंगे कि बैच नहीं बेच, कैच नहीं केच ले लिया, मैच नहीं मेच है, ठीक है। तो ए स्वर टूट कर ए में, औ स्वर टूट कर ओ में। देखिए यह भी एक अंतर है। क्या कि अवधि में ए का ऐ परिवर्तन, बोलते भी हैं कैसा नहीं कैसा, पैसा नहीं पैसा, चौपट नहीं चौपट, औ बिल्कुल औ की तरह है ना, चौकट नहीं चौकट, लौकी नहीं लौकी। देखिए औ में ऐ में। और ब्रजभाषा में ऐ और औ के मूल रूप देखे गए। क्यों बोलते हैं लय हो, जय हो, खे हो, दय हो। और उसी प्रकार खड़ी बोली में ऐ और औ के ह्रस्व रूप देखे गए, दीर्घ स्वर टूट कर ह्रस्व में, ऐसे ए औ से ओ। इसलिए आप देखेंगे कई शब्दों में, जैसे कबीर पर खड़ी बोली का प्रभाव है। अब आप देखेंगे कि बैर नहीं बेर, निर्बैरी नहीं कामना, साई से तीने, बिसिया सु न्यारा रहे संतन धरी यह गे। खिचड़ी खूब खाना जामे अमृत लोण, फेरा रोटी कारणे शीश कटावे कोण। कौन नहीं कौन, कौन है भाई, कैसे हो भाई, कैसे नहीं कैसे हो भाई, कैसी औरत है भाई, औरत नहीं। तो खड़ी बोली में स्वरों के दीर्घ रूप कमजोर होकर ह्रस्व में बदल गए। कुछ और तुलनात्मक चर्चा को देखें अवधि ब्रज और खड़ी बोली में। दोस्तों, इन तीनों बोलियों में कुछ सामान्य विशेषताएं रही हैं या कुछ कॉमन विशेषताएं रही हैं। जैसे तीनों बोलियों में स्वरागम की विशेषता देखी गई, तीनों में घोषीकरण की प्रवृत्ति देखी गई, तीनों में अकारण अनुनासिकता की प्रवृत्ति देखी गई। तो स्वरागम, क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण, स्वर विपर्यय, स्वरलोप, ये विशेषताएं तीनों बोलियों में देखी गई। स्वरागम क्या है? किसी शब्द में अर्ध व्यंजन हो, विशेषकर संस्कृत के शब्द में, तो वह अर्ध व्यंजन यदि
उसमें एक स्वर आ जाए तो इस प्रक्रिया को स्वरागम कहते हैं। कैसे? जैसे धर्म से धर्म, जैसे वर्ण से वरण। अवधि में तुलसी कहते हैं वरण धर्म नहीं आश्रमचारी। ऐसे ही ब्रज भाषा में देखिए, कार्य से कारज, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। ऐसे ही जैसे दुर्जन से दूरजन। देखिए, ये आधा र की जगह पूरा र, आधा र की जगह पूरा र। खड़ी बोली में भी स्वरागम की प्रक्रिया देखी गई। कैसे? जैसे कर्ण से करण, चूर्ण से चूरण। अवधि में चूंकि ण ध्वनि न में बदल गई, इसलिए यहां कर्ण से करण। तो ये है स्वरागम की विशेषता। तीनों बोलियों में क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण की प्रक्रिया देखी गई। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण क्या है? देखिए, फर्ज कीजिए कि संस्कृत के शब्द में जहां कहीं अर्ध व्यंजन है, पाली प्राकृत में उसका द्वित्व में रूपांतरण हुआ, एक ध्वनि 2 बार आए और द्वित्व में एक का लोप हो, इससे क्षति की पूर्ति दीर्घीकरण में काम। ऐसे ही यदि ब्रज भाषा में देखें तो धर्म से धम्म, इससे धाम, है या ना? ऐसे ही खड़ी बोली में पुत्र से पुत्र, इससे पूत, मित्र से मित्र, इससे मीत। दीर्घीकरण, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल जाए। और क्षतिपूर्ति, द्वित्वों में एक ध्वनि का लोप हो तो क्षति, उसकी पूर्ति दीर्घीकरण में। दोस्तों, तीनों ही बोलियों में स्वर विपर्यय की प्रक्रिया देखी गई। जैसे अवधि में भी देखिए, कुछ से क का उ स्वर यदि छ में चला जाए, कछु, तो यहाँ का स्वर यहाँ आए, आपस में स्वर स्थान बदलने, तो इस प्रक्रिया को स्वर विपर्यय कहती। ऐसे ही ब्रज भाषा में और से अरु, देखिए, और खड़ी बोली में तो स्वर ही नहीं बल्कि ध्वनियों का भी विपर्यय देखा गया। कैसे? मतलब से मतबल। जब आपस में दो ध्वनियां स्थान बदल लें, देखिए, तीसरी ध्वनि चौथी पे, चौथी ध्वनि तीसरी पे। जैसे लखनऊ से नखलऊ, देखिए, पहली ध्वनि तीसरी पे जाए, तीसरी ध्वनि पहली पे आए। ऐसे कई शब्द हैं। तो जैसे कागज से काजग, तो इस प्रक्रिया को स्वर विपर्यय या ध्वनि विपर्यय। स्वरलोप की सबसे अधिक प्रवृत्ति खड़ी बोली में देखी गई। अवधि ब्रज में इतना अधिक स्वरलोप नहीं देखा गया। जैसे खड़ी बोली में अगर स्वरलोप देखें तो स्वर का लोप इकट्ठा से कट्ठा, बाई कट्ठा आना या कट्ठे आना। जैसे 51 से 51 रुपए। ऐसे अंगूठा से गुट्ठा, देखिए, स्वर का लोप, अस्वर का लोप। ऐसे 11 से 11, स्वर का लोप। तो 81 से 81। सबसे अधिक स्वरलोप की विशेषता यदि कहीं देखी गई तो वह है खड़ी बोली। हालांकि यह स्वरलोप अवधि और ब्रज में भी देखी गई। कैसे? दीपावली, देखिए, यह दीर्घ स्वर, इसमें से एक का लोप, दिवाली, है ना? दोस्तों,
इतना ही नहीं, व्यंजन ध्वनियों के स्तर पर भी बहुत से अंतर देखे गए और कुछ समताएं भी देखी गईं। यदि बात करें अवधी ब्रज और खड़ी बोली में, तो कुछ व्यंजन ध्वनियों के भी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। कैसे भाई? तो फर्ज कीजिए अवधी में ण ध्वनि न में बदल गई, ब्रजभाषा में भी ण ध्वनि न में बदल गई, किंतु खड़ी बोली में न ध्वनि का ण परिवर्तन देखा गया। कैसे? अवधी में कारण से कारण, अवधी में कारण से कारण, ऐसे ही यदि बात करें ब्रजभाषा में, तो यहां भी देखेंगे आप चरण से चरण। ऐसे कई शब्द हैं जहां ये परिवर्तन देखे गए। जैसे बात करें कर्ण से करण, यहां भी ण ध्वनि न में बदल गई, और खड़ी बोली में न ध्वनि ण में। कैसे? देखिए, कौन से कौन, पानी से, बहुत से क्षेत्रों में पानी। दोस्तों, अवधी में मध्य में आने वाली या और वा ध्वनि, कहाँ? शब्द के मध्य में या ध्वनि या में बदल गई और वा ध्वनि उआ में बदल गई। अवधी में शब्दों के मध्य में या ध्वनि या में, वा ध्वनि उआ में। कैसे? जैसे देखिए द्वार, तो वा ध्वनि उआ में क्या शब्द बना? दुआर। ऐसे ही क्यारी, बीच में या ध्वनि हो तो कियारी। ऐसे ही दोस्तों स्यार से सियार। किंतु ब्रजभाषा और खड़ी बोली में शब्द के मध्य या और वा ध्वनि हूबहू यानी अपरिवर्तित रही। दोनों में अपरिवर्तित। खड़ी बोली में या और वा ध्वनि परिवर्तित हुई। खड़ी बोली में अकारण द्वित्वों के प्रयोग अधिक देखे गए। द्वित्व कहते हैं एक ध्वनि दो बार आए, तो खड़ी बोली में अकारण द्वित्व अधिक देखे गए। ये क्या होता है भाई? जैसे राजा से रज्जा, देखिए लाज से लज्जा, जाग से जगजा, काजल से कज्जल, लाठी से लठ। किंतु ब्रजभाषा में और अवधी में इन दोनों बोलियों में द्वित्वों के प्रयोग नहीं देखे गए, कम प्रयोग देखे गए। बातें समझ में आ रही? देखिए तुलना कर रहे हैं कि यहाँ न ध्वनि न में बदली। बोलते भी हैं पूर्वी क्षेत्र में, रावण को कहते हैं रावण, किसी का नाम राणा हो तो कहते हैं राणा, चरण को चरण। तुलसी इसीलिए कहते हैं वरण धर्म, वर्ण नहीं वर्ण नहीं वरण। ब्रजभाषा में भी ण ध्वनि न में बदल गई। दोस्तों आइए कुछ और अंतर के मुद्दों को देखें। खड़ी बोली में आप देखेंगे कि संयुक्त ध्वनियों के बहुत अधिक प्रयोग देखे गए।
ये खड़ी बोली की अपनी पहचान रही है कि यहाँ संयुक्त ध्वनियों के बहुल प्रयोग देखे गए। ये क्या होता है संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग? कैसे? जैसे नहाना नहीं, नहाना। देखिए, एक आधी ध्वनि के बाद एक पूरी ध्वनि, नहाना। जैसे लहर नहीं, लहर। आधी ध्वनि के बाद पूरी ध्वनि, है ना। तरह नहीं, तरह। इस तरह। तो खड़ी बोली में नहा, महा, लह, लहर नहीं, लहर। नहाले, नहाले नहीं। जबकि ब्रजभाषा में और अवधी में संयुक्त ध्वनियों के प्रयोग कम देखे गए, इन्हें संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ये प्रयोग कम देखे गए। दोस्तों, खड़ी बोली में शब्द के अंत में आने वाली ई स्वर ध्वनि, छोटी ई या बड़ी ई, अ की तरह परिवर्तित हुई। कैसे? देखिए, नारी से नार, लाठी से लठ। खड़ी बोली में शब्द के अंत में आने वाली ई स्वर ध्वनि अ की तरह परिवर्तित हुई। कैसे भाई? नारी से नार। कैसे? लाठी से लठ। बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? जबकि ब्रजभाषा में और अवधी में इस प्रकार की विशेषताएं नहीं देखी गई। यानी यहाँ नारी तो नारी, लाठी तो लाठी। ऐसे ही अगर इधर देखें खड़ी बोली में, तो गति से गत, मैं तेरी गत बना दूं। मति से मत, यार इसकी तो मत मारी गई है। तो खड़ी बोली में शब्द के अंत में आने वाली ईश्वर ध्वनि अ में परिवर्तित हुई। यदि कुछ और अंतर तत्वों पे बात करें तो जरा विचार कीजिए कि समता के यदि मुद्दों पर भी बात करें तो तीनों बोलियों में घोषीकरण, अकारण अनुनासिकता की विशेषता देखी गई। साथ ही अल्पप्राण का महाप्राणीकरण और महाप्राण ध्वनि से ह परिवर्तन, ये विशेषताएं तीनों बोलियों में देखी गई। घोषीकरण क्या है दोस्तों? शब्द के मध्य और अंत की पहली ध्वनि यदि तीसरी में बदल जाए। देखिए, ब्रजभाषा में काक से काग, खड़ी बोली में भक्त से भगत। शब्द के मध्य या अंत की पहली ध्वनि यदि अपनी तीसरी में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को घोषीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारण और अनुनासिकता, नीर अनुनासिक ध्वनि नासिक में बदल जाए। देखिए, स बिना नाक के भी बोल सकते हैं, लेकिन सांप जो नाक से उच्चारित हो उसे नासिक कहते हैं, अनुनासिक। अकारण, बिना कारण के अनुनासिकता। ऐसे ही पाद से पांव, ऐसे ही ग्राम से गांव। तीनों बोलियों में अकारण अनुनासिकता की प्रवृत्ति देखी गई। अल्पप्राण का महाप्राणीकरण क्या होता है? जैसे शब्द के मध्य अंत में कोई पहली ध्वनि अपनी दूसरी में बदल जाए। हस्त से हाथ, त का थ। इसका नियम है कि वही पहली ध्वनि दूसरी में बदलेगी जिसके पहले का आधा ऊष्म व्यंजन है। तो हस्त से हाथ,
जैसे यहां देखिए मस्तक से माथा। त ध्वनि अल्पप्राण है, कम हवा निकलती है, त थ में बदल गई। महाप्राणीकरण, जैसे यहां देखिए शुष्क से सूखा, रुष्ट से रूठा, रुष्ट से रूठा। ऐसे ही अष्ट से आठ, तो इसे अल्पप्राण का महाप्राणीकरण कहते हैं। दोस्तों महाप्राण ध्वनि का ह परिवर्तन क्या है? जैसे दधी से दही, महाप्राण ध्वनि दूसरी और चौथी होती, जिसके मुंह से अधिक हवा निकले। देखिए त थ द ध, चौथी ध्वनि ये ह में बदल गई। ऐसे ही वधु से बहु, ऐसे ही लोभ से लोह, क्रोध से कोह, बधिर से बहिरा, मधुक से महुआ, गोधूम से गेहूं, यानी दूसरी और चौथी ध्वनि। मुख से मुंह, दूसरी और चौथी ध्वनि यदि ह में बदल जाए तो इसे कहते हैं महाप्राण का ह परिवर्तन। ये समता या ये विशेषताएं तीनों बोलियों में देखी गई, लेकिन अब इसी में देखिए जरा विषमताएं भी हैं कि खड़ी बोली में यदि कहीं शब्द के अंत की महाप्राण ध्वनि है तो वह अल्पप्राण की तरह उच्चारित होती है। खड़ी बोली में शब्द के अंत की महाप्राण ध्वनि अल्प प्राण की तरह उच्चारित होती, यानी दूसरी पहली में और चौथी तीसरी में। देखिए हाथ से हाथ, एक हाथ मारूंगा। भूख से भूख। देखिए शब्द के अंत में या मध्य में यदि कोई महाप्राण ध्वनि है, दूसरी है तो पहली में, दूसरी पहली। जैसे मुझ, देखिए च छ ज झ, चौथी ध्वनि है तो ये तीसरी में मुझ, मुझ से मुझ है या ना। किंतु ब्रजभाषा में और अवधी में ऐसी विशेषता नहीं देखी गई, यानी शब्द के अंत की महाप्राण ध्वनि अल्पप्राण में नहीं बदली। अरे हाँ या ना। फिर देखें दोस्तों, तीनों बोलियों में ल ध्वनि र में बदल गई, तीनों में। कैसे? यहां देखिए काला से कारा, यहां भी देखिए कालो या काला से कारो, और यहां भी हल से हर, फल से फर। किंतु खड़ी बोली में ल ध्वनि मराठी ल में भी बदली, जिसका उच्चारण कुछ ड़ की तरह होता है। कैसे? बालक से बाड़क, खेल से खेड़। यह विशेषता ना ब्रज में देखी गई ना खड़ी बोली में देखी गई। कितनी बातें समझ में आ रही हैं? अरे हाँ या ना। तो दोस्तों आइए अब हम लोग बात करें कुछ और विशेषताओं पर, जिन्हें व्याकरणगत विशेषता के रूप में देखने की कोशिश करें। यदि गौर करें तो अवधी में संज्ञा के 3 रूप देखे गए। कौन कौन से 3 रूप? सामान्य, दीर्घ और दीर्घतर। कैसे? जैसे मास्टर, मास्टरवा,
मस्टरौना, कुत्ता कुतवा कुतौना, समझिए। लरिका लरिकवा लरिकौना, घोर घोरवा घोरौना, बच्चा बचवा बचौना, है ना। हाथी हथिया हथौना। ब्रजभाषा में संज्ञा के सिर्फ सामान्य रूप देखे गए, यानी मास्टर तो मास्टर ही, मास्टरवा नहीं। खड़ी बोली में भी संज्ञा के सिर्फ सामान्य रूप देखे गए। खड़ी बोली में भी संज्ञा के सिर्फ कैसे रूप देखे गए? सामान्य रूप। दोस्तों, अवधि में पुल्लिंग संज्ञा में दीर्घ रूप अवा प्रत्यय से देखे गए और स्त्रीलिंग संज्ञाओं में दीर्घ रूप या प्रत्यय से देखे गए। ये क्या है? अगर पुल्लिंग संज्ञा है जैसे किताब, देखिए स्त्रीलिंग है किताब तो इया किताबिया, लेकिन अगर पुल्लिंग है तो अवा। कैसे? मान लीजिए महेश तो महेशवा, सुरेश सुरेशवा। जहां भी स्त्रीलिंग संज्ञा, जैसे नाक नकिया, लेकिन कान पुल्लिंग है कानवा, हाँ या ना। ब्रजभाषा में दीर्घ रूप नहीं देखे गए, खड़ी बोली में भी संज्ञाओं के दीर्घ रूप नहीं देखे गए, हाँ या ना। दोस्तों, आइए कुछ और बातों पर हम लोग गौर करें कि अवधि ब्रज में अंतर क्या क्या है। यदि गौर किया जाए तो अवधि की संज्ञाओं में जो बहुवचन रूप रहे वो न प्रत्यय से देखे गए और अवधि की संज्ञाओं के बहुवचन रूप न प्रत्यय से देखे गए, जबकि ब्रजभाषा में भी इसी रूप का प्रयोग, यानी दोनों में समता है। ये कैसे? देखिए, बानर से बनरन, लरिका से लरिकन। अवधि में बहुवचन बनाने के लिए न प्रत्यय का प्रयोग किया गया। कौन सा प्रत्यय? न। ब्रजभाषा में भी पत्ता से पातन, और से औरन, किंतु खड़ी बोली में बहुवचन बनाने के लिए ए, आ और या प्रत्यय का सहारा लिया गया। कैसे? लड़का से लड़के, समझिए। रात से राता। स्त्रीलिंग संज्ञाओं में आ और या प्रत्यय। कैसे? लड़की से लड़कियां, जो आज हम लोग बोलते हैं खड़ी बोली का व्याकरणिक रूप। दोस्तों, अवधि में कर्ता के लिए ने चिन्ह या परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अवधि में कर्ता के लिए ने परसर्ग नहीं आया। मैंने दिया, तुमने दिया, इसका प्रयोग नहीं करते। ब्रजभाषा में ने का प्रयोग हुआ और खड़ी बोली में कर्ता के लिए ने परसर्ग का प्रयोग सबसे अधिक हुआ, सर्वाधिक हुआ। दोस्तों,
अवधि में विशेषण पूरी तरह अविकारी है। अविकारी यानी किसी भी लिंग और वचन में जो ना बदले। कैसे? दूबर, पातर, सांवर, गोर। आप देखेंगे लड़का है तो भी दूबर, लड़की है तो भी दूबर, बहुत सारे लड़के हैं तो भी दूबर सांवर, लड़का भी सांवर यानी सांवला, लड़की भी सांवर, बहुत से बच्चे हों सब सांवर। गोरा के लिए गोर, लड़का भी गोर, लड़की भी गोर, जो किसी भी लिंग वचन में ना बदले उसे अविकारी। ब्रजभाषा में एक तो विकारी विशेषण देखे गए। कैसे देखे गए? विकारी विशेषण देखे गए। ऊपर से इनमें ओकार बहुलता भी देखी गई। ओकार का अर्थ अंत में ओ स्वर। कैसे? देखिए, कारा, कारी और कारो भी। भजन वजन सुनते होंगे, श्री राधिका हमारी गोरी। देखिए, गोरा गोरी विकारी हो गया ना, लिंग बदलने से विशेषण बदल गए, वचन बदलने से बदल गए। श्री राधिका हमारी गोरी गोरी, कन्हैया तेरो कारो है, तो ओकार बहुल भी। कैसे? मीठा, मीठी, मीठो। समझिए, सांवरा, सांवरी, सांवरो। तो ये एक तो विशेषण विकारी हैं, ऊपर से ओकार बहुल। खड़ी बोली में विशेषण पूरी तरह से विकारी देखे गए। कैसे? यहाँ कारा, कारी, कारे, गोरा, गोरी, गोरे, सांवरा, पतला, पतली, पतले, दुबला, दुबली, दुबले, पूरी तरह विकारी देखे गए। दोस्तों, यदि बात करें क्रिया रूपों की, तो अवधि में वर्तमान काल की क्रियाएं त प्रत्यय से देखी जाती हैं। अवधि में वर्तमान काल की क्रियाएं त प्रत्यय से देखी जाती हैं। किससे देखी जाती हैं? त प्रत्यय। कैसे? ठुमक चलत रामचंद्र। देखिए, बाजत पैंजनिया, मतलब इस पद से ही आप समझ सकते हैं कि वर्तमान काल की क्रिया कैसी है। राम ठुमक करके चल रहे हैं और पैंजनियां बज रही है, तो वर्तमान काल की क्रिया त प्रत्यय। देखिए, बाजत चलत। ब्रजभाषा में भी वर्तमान काल की क्रिया त प्रत्यय से देखी गई। कैसे? जैसे कहत, बिहारी का पद है, नटत, रीझत, खीझत, मिलत, खिलत, लजियात। समझिए, या अखियां दुखियां नहीं मानते हैं, है ना। कहत श्याम हमसो, श्याम हमसे कह रहे हैं। तो या आवत जात पनहिया टूटी, कुंभन दास का पद। तो ब्रजभाषा में भी वर्तमान काल की क्रिया कैसी देखी गई? त प्रत्यय। दोस्तों, खड़ी बोली में वर्तमान काल की क्रिया त प्रत्यय के साथ अय प्रत्यय से। कैसे? कहे, देखिए, चले, रहे, के करे से, कहाँ जाए से, के कहे से। तो खड़ी बोली में वर्तमान काल की क्रिया अय प्रत्यय से। दोस्तों, अवधि में भूतकाल की क्रिया रहे, भय आदि की तरह देखी गई। वो जाए रहे, कहे रहे,
आए रहे या भय। ब्रजभाषा में भूतकाल की क्रिया यो प्रत्यय से, कैसे, आयो घोष, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग। देखिए आयो गयो है ना, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। तो भूतकाल की क्रिया ब्रजभाषा में यो प्रत्यय से देखी गई। दोस्तों खड़ी बोली में भूतकाल की क्रियाएं या प्रत्यय से, कहया, जैसे कबीर में भी देखेंगे, रहया, बरस्या, सतगुरु हमसो रीझ कर कहया एक प्रसंग। गुरु ने एक प्रसंग कहा, भूतकाल। बरस्या बादल प्रेम का, या नैना निर्झर लाइया रहट बहे निसधाम। तो खड़ी बोली में भूतकाल की क्रिया या प्रत्यय, आज हिंदी में भी आया गया ऐसे ही बोलते हैं। दोस्तों अवधि में भविष्यत काल की क्रिया या तो हैं प्रत्यय से देखी गई या ब से, कैसे, होई है वही जो राम रचि राखा। तो होई है मतलब वही होगा, या रहीमन चुप हुए बैठिए देख दीनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं, जब अच्छे दिन आएंगे, बनत न लगी हैं बेर, आई हैं लगी हैं। या फिर जाब, ब प्रत्यय से, जाब खाब, है ना। ब्रजभाषा में भविष्यत काल की क्रिया हों प्रत्यय से देखी गई। मैया हों तो चंद खिलौना लय हों, देखिए लय हों, मधुबन जय हों, दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खाए हों। तो हों प्रत्यय। और खड़ी बोली में भविष्यत काल की क्रिया गागेगी प्रत्यय से देखी गई। ये सभी तुलना के मुद्दे हैं, अगर इनको अलग अलग कर लें तो यही विशेषताएं हैं। कैसे, जैसे देखिए अवधि उकार बहुल बोली रही है, अवधि पूर्वी हिंदी की बोली रही है जिसका जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अवधि में संज्ञा के 3 रूप देखे गए, अवधि के विशेषण अविकारी देखे गए, अवधि में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। तो छोटी छोटी बातों को जब मिला के लिख लेंगे तो पूरी विशेषता भी तैयार होगी। विशेषता को लिखने के लिए आपको 3 चीज़ों की समझ होनी चाहिए। एक, ध्वनिगत विशेषता, ध्वनिगत में भी स्वर और व्यंजन की विशेषताएं। फिर व्याकरण की विशेषताएं, संज्ञा किस प्रकार की, सर्वनाम कैसे, विशेषण कैसे, क्रिया रूप कैसे, परसर्ग कैसे, और फिर शब्दगत विशेषता, शब्द कैसे बने। तो अगर कुछ बातें समझ में आई तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक नमस्ते दोस्तों।